अब जैसे पापड़ आता है ना पूरा, अब कोई पापड़ को खाना है तो आपको पापड़ को तोड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर छोटी सी मट्ठी है उसको तो आप पूरा मुंह में डाल सकते हो। वो गाना सुना है ना पुराना कि तुमने पुकारा और हम चले आए, है ना? वो तो इनका चाइना और पाकिस्तान का मामला है। पाकिस्तान में या तो जस्टिन ट्रूडो माफी मांगे और पब्लिकली बोले कि हाँ मैंने बकवास करी, इंडिया में खा जाएगा। जो हिंदू है ना, हमारे ईस्ट में, हमारे पूर्व में जो हिंदू बैठा है वो बड़ा जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा दोस्तों, ड्रैगन ने फिर चली है एक घिनौनी चाल। ये चाल क्या है मैं आपको बताता हूं, और किस तरीके से चीन अपने पैंतरे चल रहा है कि किसी तरीके से अरुणाचल को, जो हमारा भारत का एक बहुत अहम हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश, उसको किस तरीके से ग्लोबल मीडिया के सामने और ग्लोबल फोरम्स के सामने यह दिखाने की कोशिश करे कि इस पे हमारा हक है। अब मैं आपको बताता हूं, चीन जो है अरुणाचल को कहता है सदर्न तिब्बत, यानी कि दक्षिणी तिब्बत के नाम से उसको पुकारता है, और ऐसा रिपीट करता रहता है चाइना, रिपीट करता रहता है चाइना कि सब लोगों को आदत पड़ जाए, अरे ये क्या है अरुणाचल वरुणाचल को, ये तो दक्षिणी तिब्बत है। ये चाइना कर रहा है। अब चाइना ने एक मीटिंग करी है, उस मीटिंग के बारे में मैं आपको बताता हूं। पहली चीज यह है कि चाइना विल होस्ट द थर्ड ट्रांस हिमालय फोरम फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। ये इतना अजीबोगरीब नाम है, ट्रांस हिमालय फोरम फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। अब इसमें चाइना क्या करना चाह रहा है ये देख लीजिए। यह है यिंगची, एक जगह है तिब्बत में, अरुणाचल प्रदेश के आसपास है, और यह कहते हैं कि इसकी वजह से हो सकता है कि चाइना और भारत के रिलेशनशिप और कॉम्प्लिकेटेड हो। अब ये एग्जैक्टली कर कहां पर रहा है मीटिंग चाइना, ठीक है ना? ये जो मीटिंग, एक्चुअल मीटिंग होने वाली है, ये होने वाली है 160 किलोमीटर दूर अरुणाचल प्रदेश से, यानी कि चीन के अंदर। अब आप ये बोलेंगे कि मेजर साहब ऐसा है कि जो मीटिंग है, अगर ये चीन अपने अंदर कर रहा है, 160 किलोमीटर दूर कर रहा है, भारत के बॉर्डर के आसपास भी नहीं कर रहा, तो भारत को इससे क्या परेशानी हो सकती है? मैं आपको बताता हूं चीन क्यों कर रहा है, चीन की मंशा क्या है, इससे परेशानी है। चीन क्या कर रहा है वो इरेलेवेंट है, वो तो हम संभाल लेंगे चीन को, लेकिन चीन किस मंशा से कर रहा है अब आप देखिए। चीन ने यहां पे लोग कौन कौन बुलाए हैं। नंबर 1 यहां पे साहब पाकिस्तान, मंगोलिया, अफगानिस्तान, ठीक है? मंगोलिया वैसे ही परेशान रहता है चाइना के साथ, क्योंकि एक तरफ वो रूस से घिरा है, एक तरफ चाइना से घिरा है, और मंगोलियंस का यह मानना है कि रशिया तो ठीक है, फिर भी एक बार रूस का यह है कि चलो कोई बात नहीं, रूस के साथ, रूस एग्रेसिव है लेकिन रूस पीठ पीछे वार नहीं करता, अगर करना होगा सामने आके ठोक देगा। चाइना का वो लोग कहते हैं कि पता ही नहीं लगता है चाइना कर क्या रहा है। दूसरा है पाकिस्तान, पुराना सांप पाकिस्तान, सीनियर सांप है, एसएस सीनियर सांप, ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान का जलील अब्बास जिलानी, ये जलील होने जा रहा है, इसका नाम ही जलील है, जलील अब्बास जिलानी, ये जाएगा अटेंड करने के लिए। इसको इन्वाइट करा है चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने, राइट? वांग यी ने इन्वाइट करा है कि जलील आ जाओ बेटा, हो जाओ जलील, ये वहां पे जाएगा। अच्छा, ये हो रही है 4 और 5 अक्टूबर को, यानी कि आज 4 तारीख है, कल 5 है, 4 और 5 2 के। इसके अलावा मलावी आमिर खान मुतक्की, ये अफगानिस्तान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर हैं, ये भी वहां पे पहुंचेंगे। और थीम क्या है? इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। अच्छा, ये दोस्तों बहुत बड़ा फ्रॉड है। ये चाइना को एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और इकोलॉजिकल इन सबसे को मतलब नहीं, पाकिस्तानियों को तो इसका मतलब भी नहीं पता होगा, ठीक है? अफगान तालिबान को इन सब चीज़ों से मतलब ही नहीं है। अब बच्चा बेचारा मंगोलिया की, जैसे मैंने बताया, मजबूरी है। बेसिकली क्या है कि कुछ ऐसे लोग, आसपास के लोग, राइट, आसपास के लोग, जिन पे चाइना अपना एक मजबूती से हाथ रख सके और बोले कि नहीं तुम्हें करो। अब जैसे अफगान है, अफगान तालिबान को चाइना की जरूरत है, क्योंकि चाइना ने अपना एम्बेसडर भेज दिया वहां पे, तो वो भी चाहते हैं कि और लोग आएं, हमें एक नॉर्मल कंट्री की तौर पे देखा जाए, चाइना वहां पे इन्वेस्टमेंट करे, जॉब्स लगे, हर एक चाहता है, तालिबान भी चाहता है, ऐसी कोई गलत बात नहीं है, लेकिन कोई चीज मुफ्त में तो नहीं आती ना, उसका एक प्राइस होता है। तो प्राइस ये है कि उन्होंने तालिबान को बुला लिया कि आप यहां पे आके बैठिए, पहली चीज। दूसरी चीज, पाकिस्तान को तो कोई फर्क नहीं। चाइना ने बोला, वो गाना सुना है ना पुराना कि तुमने पुकारा और हम चले आए, है ना? वो तो इनका चाइना और पाकिस्तान का मामला है। पाकिस्तान ने पूछा भी नहीं होगा कि जनाब है किधर, ये है किधर, किस लिए है, किसको बुलाया, नहीं, चाइना ने बुलाया, बस्ते बस्ते पैक करो, बैग पैक करो अपना, होल्ड डाल के चलो गाड़ी में, ये पहुंच गए वहां पे, ठीक है ना? अब ये बेसिकली चाइना जो है ना, ये दिखाना चाह रहा है कि जिसको ये कोट अनकोट सदर्न तिब्बत कहता है,
कोट अनकोट सदर्न तिब्बत, ये एक पूरे एरिया को घेरने की चाल है। यही चीज पाकिस्तान ने एक बार दोस्तों कोशिश करी थी। मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान ने कैसे कोशिश करी थी। सियाचिन ग्लेशियर हम लोगों ने 13 अप्रैल, बैसाखी का दिन था, 13 अप्रैल 1984, हमने सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर तिरंगा फहराया था मेरी रेजिमेंट ने, ठीक है। और सियाचिन ग्लेशियर भारत का हिस्सा पहले भी था, लेकिन औपचारिक रूप से भारत का हिस्सा हो गया। पाकिस्तान क्या कर रहा था कई सालों से? जापानीज कहते हैं यार हमें पहाड़ चढ़ना है, पाकिस्तान कहते हैं हाँ आओ ना, ये लो परमिशन, जाओ सियाचिन ग्लेशियर। तो सियाचिन ग्लेशियर पहले जर्मनी, जापान, चाइना, दुनिया भर के लोग आते थे और पाकिस्तान उनको परमिशन दे देता था कि जाओ तुम सियाचिन घूम कर आओ। तो माउंटेनिंग एक्सपेडिशंस जाती थी सियाचिन ग्लेशियर पाकिस्तान की ओर से। यानी कि पाकिस्तान एक माहौल बना रहा था कि आप सियाचिन अगर जाना है, हमारा हिस्सा है वो तो हमारा हिस्सा है, तो आप सियाचिन जाओ, हम आपको परमिशन देते हैं, कोई बात नहीं। तो पाकिस्तान इस तरीके से माहौल बना रहा था। वो तो इंडियन आर्मी गई वहां पे, इंडियन आर्मी ने वहां पे गेम अप कर दिया। अब जिसको आना है वो या तो भारत से आएगा या फिर आएगा ही नहीं, क्योंकि अब वहां पे इंडियन आर्मी बैठी है। यही खेल चाइना अब कर रहा है तिब्बत में, कि किसी तरीके से उसके आसपास 160 किलोमीटर अंदर ही सही तिब्बत के अंदर एक मीटिंग रखते हैं, वहां पे लोगों को बुलाते हैं और धीरे धीरे माहौल बनाना शुरू करते हैं कि अरुणाचल जो है ये हमारा है। इस तरीके का माहौल अब लेने की कोशिश करी, लद्दाख जूते पड़े, सिक्किम के अंदर घुसने की कोशिश करी, जूते पड़े, ठीक है। अब अरुणाचल यानी कि तवांग चूचा करने की कोशिश करी, सिख लाइट इन्फेंट्री वालों ने मार मार के सुअर बना दिया चाइनीज का, राइट। अब चाइना ये कोशिश कर रहा है कि अपने 3, 4, 5 मुल्कों को मिला के ये मामला फिर से शुरू करे कि अच्छा किसका है, किसका है साउथ तिब्बत। अरे जाहिर सी बात है ये तो चाइना का ही होगा ना यार, सोचने वाली क्या। ये माहौल बना रहा है चीन, इसलिए एम खतरनाक है चाइना का। दोस्तों एक मालदीव से खबर है, बड़ी इंटरेस्टिंग है कि मालदीव्स के प्रेसिडेंट इलेक्ट जो अभी भी चुनाव जीते हैं, उनका नाम है मोहम्मद मुइजू। मोहम्मद मुइजू ने यह बोला है कि जो फॉरेन प्रेजेंस है, यानी कि जो विदेशी ट्रूप्स हैं, उनको हम वहां से मालदीव से हटा देंगे। अब देखिए 45 साल के मौजू साहब ये हैं, इन्होंने फर्स्ट पब्लिक रैली में बोला है कि इंडिया का नाम नहीं लिया, लेकिन इंडिया के ट्रूप्स हैं वहां पे, इंडिया के ट्रूप्स वहां पे हैं। तो भाई इंडिया के ट्रूप्स को वहां पे हटाने की बात है और वो कह रहे हैं कि वील बी सेंडिंग बैक मिलिट्री फोर्सेस बेस्ड इन मालदीव्स अकॉर्डिंग टू लॉ एंड फॉर श्योर वी विल डू दैट अकॉर्डिंगली। तो ये इन्होंने बोला है। तो दोस्तों यहां पे एक छोटा सा इतिहास है इसका, और यहां पे इसके जो प्रेडिसेसर हैं, जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट है इब्राहिम सोले और अब्दुल्ला यामीन उसके पहले, और ये सब जितने भी लोग हैं ना, ये इन्होंने क्या है कि बीजिंग से मोटे पैसे पकड़े हैं। और ये जैसे हमने पहले बात करी ना कि अरुणाचल को सदर्न तिब्बत कहना और ये सब मीटिंग्स करवाना, ये चाइना और चीज कर रहा है। चाइना क्या करता है मैं आपको बताता हूं। चाइना का बड़ा सिंपल सी स्ट्रेटजी है, पैसे हैं चाइना के पास, चाइना छोटे मुल्क देखता है, छोटे मुल्क। अब जैसे पापड़ आता है ना पूरा, अब कोई पापड़ को खाना है तो आपको पापड़ को तोड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर छोटी सी मट्ठी है उसको तो आप पूरा मुंह में डाल सकते हो। आप समझ रहे हैं? तो चाइना कभी बड़े मुल्कों को नहीं देखता, चाइना छोटे छोटे मुल्कों को, जहां पे करप्ट लीडरशिप है, जैसे पाकिस्तान, हाईली करप्ट लीडरशिप, हाईली करप्ट पीपल, ग्रीडी पीपल, पॉलिटिकली इनस्टेबल, ऐसे देशों को चाइना देखता है और फिर चाइना उनको पैसे देता है। जब चाइना उनको पैसे देता है तो वो लोग चाइना की पकड़ में आ जाते हैं, और यही स्टोरी अब वो सुना रहे हैं। तो ये जो नए वाले साहब आए हैं, इन्होंने भी बोला है कि साहब जो विदेशी पावर्स हैं उनको हम बोलेंगे कि हमारे यहां से आप ट्रूप्स हटाइए। अब वहां पे ट्रूप्स तो इंडियन है, तो उन्होंने इंडिया का नाम नहीं लिया है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि करना यही चाहते हैं ये, कि इंडियन ट्रूप्स हटाओ। क्यों? क्योंकि चाइना चाहता है इंडिया के ट्रूप्स हटाओ। आप समझ रहे हैं दोस्तों? चीन ने पैसे दिए, चीन ने कंट्रोल करा, और चीन ने कंट्रोल करने के बाद चीन ने यह बोला कि भाई भारत के ट्रूप्स वहां से हटाओ क्योंकि हमें खतरा है। अब यह देखना है कि क्या चीन के ट्रूप्स आएंगे, तो भारत को भी यही काम करना चाहिए। भारत कर भी रहा है, और पैसे दो इसको, इसको अपनी तरफ करो, या अगर पैसे नहीं खर्च करने हैं तो कुछ ऐसा करो कि इसकी सरकार ही गिर जाए। भाई हम क्यों फिक्र करें मालदीव्स की सरकार की, जब मालदीव्स वालों ने खुद बेच दिया मालदीव्स को चाइना के हाथों। जब तुमने अपने वतन को खुद बेच दिया है तो हमसे तुम क्या चाह रहे हो कि हम तुम्हारी क्या इज्जत करेंगे? तो यह हमें देखना पड़ेगा कि इस चीज को कैसे डील करना है। फिलहाल के लिए ये एक छोटा मोटा सेटबैक है, लेकिन ये मैनेजेबल है, ये मैनेजेबल है, ठीक है जी। इसके अलावा
ये जो यमीन था, यमीन को 11 साल की सजा मिली थी और इसको छुड़वा दिया। ये मुइजू ने, मोहम्मद मुइजू जो अभी बना है, प्रेसिडेंट इलेक्ट है, इसने उसको छुड़ा दिया। 11 साल के लिए जेल में था भाई ये, तो इसको बीच में से इसने छुड़ा दिया और ये बोला कि नहीं, अब ये प्रो चाइना नहीं रहा है, अब ये हम सब लोग मिलकर प्रो मालदीव्स होंगे और हम मालदीव्स की तरक्की की बात करेंगे। देखते हैं, मुझे तो इसकी कोई आशा नहीं है कि ये लोग प्रो मालदीव्स रहेंगे। ये जो पैसे मालदीव्स आज से नहीं है दोस्तों, मालदीव्स काफी टाइम से पॉलिटिकली इनस्टेबल है। आप जरा चेक करिएगा, इंडियन आर्मी गई है मालदीव्स में ऑपरेशन करने के लिए, आप जरा पढ़िएगा इसके बारे में। हमारी पैरा ब्रिगेड वहां पर लैंड करी थी और पैरा ब्रिगेड ने क्या शानदार ऑपरेशन करा था। मालदीव्स की बहुत पुरानी और हमारा और रिश्ता मालदीव्स का बहुत पुराना है। जरा देखिएगा दोस्तों, इंटरनेट पे जाइए, इंडियन आर्मी पैरा ब्रिगेड ऑपरेशन इन मालदीव्स सर्च करिए, आपको सारी कहानी पता चल जाएगी। अच्छा जी, अब आते हैं डॉक्टर जयशंकर ने किस तरीके से पाकिस्तान की करी है बेइज्जती। और बेइज्जती भी नहीं करी यार, उन्होंने सच बोला। हम ये क्यों कहें कि पाकिस्तान की बेइज्जती कर दी? बेइज्जती तो उसकी होती है जिसकी इज्जत होती है। अब देखो पाकिस्तान का करा क्या उन्होंने। External Affairs Minister said economic problems in the cash-strapped unnamed country to our west stem from various factors including high military spending and imprudent borrowing. देखिए जी, ऐसा है, पहली चीज तो जयशंकर साहब ने यह बोला है कि पाकिस्तान के जितने भी घाव है ना, ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है। पाकिस्तान ऐसा पागल है जो चाकू लेके खुद को भी मारता रहता है, बाकियों को भी मारता रहता है, खुद को भी मारता रहता है पाकिस्तान। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। तुम्हें मेरा चेहरा बहुत ज्यादा खराब लग रहा है, लो अपने चेहरे पे एक चाकू। पाकिस्तान ऐसा है। अब उसने क्या करा, मिलिट्री उसने ऐसी खड़ी कर ली जो एक अंधे कुएं की तरह पैसा खाती है। द पाकिस्तानी मिलिट्री इज अ बॉटमलेस पिट। आप उसमें 1 अरब डालें तो वो गायब हो जाएगा, आप उसमें 50 अरब डालें तो गायब हो जाएगा। और उस फौज ने कभी कोई तीर तुक्का नहीं मारा जीवन में, लेकिन एक भूख है डॉलर्स की जो कि कभी ना खत्म। उसको अमेरिका उसकी भूख नहीं मिटा पाया, अमेरिका जैसा सुपर पावर नहीं मिटा पाया, चाइना जैसा इकोनॉमिक सुपर पावर पाकिस्तानी फौज की भूख नहीं मिटा पाया, नहीं मिटा पाया। वो लगे हैं यार, वो लगे। अब जयशंकर साहब ने क्या बोला, यही बोला कि आपकी जो मिलिट्री स्पेंडिंग है ना, जैसे आप बोलते हैं कि साहब साल में हमारा इतने अरब रुपए का बजट है, आप मानते हैं कि आपका इतना अरब का बजट होना चाहिए जिसमें कि आपके ये खर्चे, वो खर्चे, ये नए हथियार खरीदने, कुछ आपके जो भी हैं फिक्स्ड आपके कुछ एक्सपेंडिचर होते हैं, कुछ आपके केपेक्स में होते हैं आपके ना, तो ये सब आपके एक्सपेंडिचर हैं, तो इसलिए हमने इतना बजट बनाया। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। अब बोला कि शायद पाकिस्तान का एनुअल जो एक्सपेंडिचर होगा डिफेंस पे वो 8 अरब डॉलर है। 8 अरब डॉलर पाकिस्तान का स्पेंडिंग है। चलो कोई बात नहीं, 8 अरब डॉलर पाकिस्तान के, ये लाएगा कहां से पाकिस्तान? अब पाकिस्तान के पास तो है नहीं 8 अरब, समझ रहे हैं? तो पाकिस्तान ने बोला कि ये जरूरी है और ये हमें 8 अरब डॉलर चाहिए। तो लोगों ने बोला क्यों चाहिए भाई साहब आपको? यार इसलिए चाहिए क्योंकि ना इंडिया हमें खा जाएगा। जो हिंदू है ना, हमारे ईस्ट में, हमारे पूरब में जो हिंदू बैठा है वो बड़ा खतरनाक है यार, वो हमें खा जाएगा, वो हमें कच्चा चबा जाए। वो चाहता ही नहीं कि पाकिस्तान रहे, वो पाकिस्तान के वजूद को उसने तस्लीम ही नहीं करा। ये सब अपने मदरसों में कहानी सुना के कि तस्लीम नहीं करा, तस्लीम नहीं करा, ये सारी स्टोरी सुना के बस इन्होंने अपना बजट बढ़ाते रहे, लेकिन इनके पास पैसा तो था नहीं। अब अगर 8 अरब डॉलर चाहिए और आपके पास 8 अरब डॉलर नहीं है और आप पब्लिक को डरा रहे हो कि इंडिया खा जाएगा, इंडिया खा जाएगा, इंडिया अटैक कर देगा, बस अभी इंडिया अटैक करने वाला, बस शाम को टैंक उसके वाघा बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, अरे उनके हवाई जहाज अभी उड़ चुके हैं, किसी भी वक्त। आप इस तरीके से पूरे 25 करोड़ लोगों को 24 घंटे डरा के रखोगे तो वो तो कहेंगे ही कि यार हमें बड़ी तगड़ी फौज चाहिए जो हमें बचाए। अब उसके लिए पैसा कहीं से भी लाओ। अब कहां से लाओगे पैसा? Where will that money come from? That money, my dear friends, will come from loans and aid. फिर आप कॉम्प्रोमाइज करोगे, फिर आप उल्टे सीधे धंधे करोगे, फिर आप लोन लोगे, क्योंकि आपको फौज की भूख पूरी करनी है। पहली बात, एक तो ये बोला। दूसरी चीज उन्होंने बोला कि जो आपकी बोरोइंग है ना, ये देखिए एग्जैक्ट वर्ड्स में बताता हूं। डॉक्टर जयशंकर साहब ने ये बोला है कि इम्प्रूडेंट बोरोइंग, आपने जो आपके चैलेंजेस हैं, आपके वुंड्स हैं, वो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड हैं। आपने इतने पैसे बोरो कर लिए, आपने इतना कर्जा ले लिया कि अब आपको ये नहीं पता कि उसको वापस किस प्रकार से करना है। ये लिखा है, पाकिस्तान इज कन्फ्रंटिंग अ सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस मार्क्ड बाय स्काई रॉकेटिंग इन्फ्लेशन रेट्स व्हिच सर्ज टू 31.4% ईयर ऑन ईयर इन सितंबर। सितंबर का 31.4% इन्फ्लेशन है पाकिस्तान का। नाक से इनके खून निकल रहा होगा।
पर जो अमीर है वो अफोर्ड कर सकता है। उसको अमीर जो पाकिस्तान का है उसको क्या फर्क पड़ता है अगर पेट्रोल 1,000 रुपये लीटर हो जाए? वो कह रहा है लाख रुपए लीटर हो जाए मैं फिर भी डाल लूंगा, जो अमीर है। लेकिन अमीर बहुत कम है, ज्यादातर लोग हैं उनकी वाट लग चुकी है बुरी तरीके से। तो यही बात डॉक्टर जयशंकर साहब ने करी है। और हडसन इंस्टीट्यूट वॉशिंगटन में ये उन्होंने बात करी जब उनसे सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान में टर्मोइल क्या है, तो उन्होंने बोला कि अननेम्ड कंट्री टू द वेस्ट, हमारे पश्चिम में जो एक देश है जिसका मैं नाम लेना ठीक नहीं समझता, उसके बारे में बोला है। और ये पाकिस्तान की बिल्कुल, मैं बता रहा हूं, इतनी कड़वी सच्चाई है और ये पाकिस्तानी भी मानते हैं। मैं तो पाकिस्तानियों से बात करता रहता हूं, वो भी मानते हैं। इन्होंने सबसे पहले ना एक हवा बनाया, इंडिया ये कर देगा, इंडिया ये कर देगा। अपने खुद के लोगों को पहले इन्होंने खूब डराया, खूब डराया। जब इनके लोगों का गला सूख गया, जब इनके लोग थर थर कांपने लगे कि अब तो कुछ भी हो सकता है, किसी भी वक्त इंडिया अटैक कर देगा, तब उन्होंने बोला कि तुम चाहते हो तुम्हारी जान बचे? बोला जी जनाब हम चाहते हैं हमारी जान बचे, इंडिया तो हमें मार डालेगा, इंडिया तो खा जाएगा हमें। अच्छा लाओ पैसे, जरा जल्दी लाओ पैसे तब बचाऊंगा। ये पाकिस्तानी फौज ने धंधा कर रखा है दोस्तों। आखिरी खबर है, हम किस तरीके से कनाडा को छोड़ सकते हैं। आज तक फ्लेवर ऑफ द सीजन है कनाडा। तो मेलिन जोली है जो कनाडा की, शी इज द फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, जो एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्टर है मेलिन जोली। उसने बोला है कि भारत के साथ जो हमारे ये प्रॉब्लम है, ऐसी वैसी जो प्रॉब्लम है भारत के साथ, हम लोग एक काम करेंगे कि हम लोग ना प्राइवेटली भारत के साथ बात करना चाहेंगे कि हमारे रिश्ते ना बिगड़े, हम अकेले में बात करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि मीडिया के स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, कनेडियंस भी दे रहे हैं मीडिया में, इंडियंस भी दे रहे हैं मीडिया में, और ये डिप्लोमेटिक जो लड़ाई है ये हद से ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। इंडिया ने बोल दिया 41 डिप्लोमेट्स को निकलो यहाँ से, निकलो, वरना उनका जो डिप्लोमेटिक स्टेटस है 10 तारीख तक निकलो, वरना 11 तारीख को उनका डिप्लोमेटिक स्टेटस नहीं रहेगा। डिप्लोमेटिक स्टेटस यानी कि डिप्लोमेट्स को आप अरेस्ट नहीं कर सकते। कई सारे फायदे होते हैं डिप्लोमेट होने के, आपके बैग चेक नहीं होते, ये सब ना, आप डिप्लोमेटिक कुरियर में निकल जाते हैं आपकी, तो बहुत सारे फायदे होते हैं। और ये म्यूचुअली मतलब अग्रीड अपॉन स्टेप्स होते हैं कि यार हमारे डिप्लोमेट को आप इज्जत देंगे, आपके डिप्लोमेट को हम इज्जत देंगे, ये सब चलता है, राइट। लेकिन मैं आपको एक और बात बताता हूं, सबसे जो कहते हैं ना कि सबसे संगीन बात यह है, अब कनाडा ये कह रहा है कि यार ये तो दिक्कत हो गई, ये तो परेशानी हो गई, अब हमें इंडिया से प्राइवेट में बात करनी है। लेकिन ये मेलिन जोली जो है ना, मैं इनको यही पूछूंगा कि मैडम आपने अपने प्रधानमंत्री को नहीं बोला था जब उसने कनाडा की पार्लियामेंट में खड़े होकर यह बोला था कि भारत ने निज्जर को मरवा दिया, और उसके पास प्रूफ भी नहीं था, पर उसने बोल दिया कि भारत ने निज्जर को मरवाया है। अब बोल तो दिया, अब शब्द और बाण ऐसे होते हैं कि एक बार चले जाते हैं ना फिर वो वापस नहीं आते। यू कांट अनसे समथिंग, एक बार आपने से कर दिया उसको तो अनसे नहीं कर सकते आप। ये कोई वीडियो नहीं है कि आप पीछे चले गए और बोला कि नहीं पिक्चर 10 मिनट पहले से देख लूंगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब उसने बोल दिया, अब इसमें या तो जस्टिन ट्रूडो माफी मांगे और पब्लिकली बोले कि हां मैंने बकवास करी थी भाई साहब, ठीक है मैं जस्टिन ट्रूडो हूं, मेरी आदत है, और या फिर ठंड रखते, क्योंकि यह मामला भारत की तरफ से बंद नहीं होगा। जिसने शुरुआत करी है बंद उसी को करना है। आपने शुरुआत करी, अब आप कह रहे हैं कि प्राइवेट में बात करनी है। क्या बात करनी है प्राइवेट में? क्या बात करनी है? जब आपको भारत के ऊपर लांछन लगाना था, तोहमत लगानी थी, वो तो आपने पब्लिकली करी। और पब्लिकली कैसे? कनाडा की पार्लियामेंट में खड़े होकर आपने बोला कि भारत ये गलत है, भारत ने हमारा बंदा मरवा दिया। अब आपके पास प्रूफ नहीं है, अब आपका गला सूख गया। मैं तो ये चाहता हूं, मैं कनाडा से रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे भारत ने बोला है कि कैनेडियंस इंडिया में नहीं आएंगे, उनको वीजा नहीं मिलेगा, उसी प्रकार से भारतीयों के लिए भी आप कनाडा आना मना करिए। मैं चाहता हूं पूरा सील कर दो, कोई इंडियन नहीं जाएगा कनाडा। जो चले गए, जिनको सिटीजनशिप मिल गई, उनका मैटर है। नए तौर पे नो बडी शुड गो, देयर शुड बी नो मूवमेंट। अगले 10-15 साल तक दोनों देशों के बीच में जीरो मूवमेंट, कोई नहीं जाएगा। तब देखते हैं इसको, जस्टिन ट्रूडो की जो खाज है ना, इसको जो खुजली मचती है बीच बीच में, उसका इलाज है मोदी जी के पास, और मोदी जी उसकी खुजली का पूरा इलाज करेंगे अच्छी तरीके से, मुकम्मल इलाज होगा इसका जस्टिन ट्रूडो का। अब ये कह रहे हैं प्राइवेट में बात करनी है, तो भाई साहब प्राइवेट में बात करनी है तो पब्लिक में बकवास क्यों करी थी, ये तो बता दो। अच्छा दोस्तों, यहां पे वीडियो होता है खत्म, अब हम आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पे। दोस्तों पहला है संजय चंद, अच्छा संजय चंदवानी, जय हिंद मेजर। जय हिंद संजय जी। ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पंजाब में नवा शहर में। ये कह रहे हैं कि मीडिया सेट टू बी पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। मीडिया जो है उसको डेमोक्रेसी का एक स्तंभ माना जाता है, लेकिन ज्यादा मीडिया, फ्रीडम टू मीडिया, ये हार्मफुल है। सोसाइटी के लिए, समाज के लिए कह रहे हैं ज्यादा मीडिया फ्रीडम हार्मफुल है।
मुझे ऐसा नहीं लगता कि ज़्यादा फ्रीडम के साथ प्रॉब्लम नहीं है, मिसयूज ऑफ फ्रीडम के साथ प्रॉब्लम है ना। फ्रीडम ज़्यादा मीडिया का उतना ही फ्रीडम है जितना कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है। तो मुझे नहीं लगता कि मीडिया के फ्रीडम पे रोक होनी चाहिए, उस फ्रीडम की मिसयूज पे रोक होना चाहिए। किसी भी चीज़ के मिसयूज को आपको रोकना पड़ेगा। तो ये कह रहे हैं कि आई वांट टू आस्क व्हाट टाइप ऑफ स्टेप्स गवर्नमेंट कैन टेक टू इंश्योर द हेल्दी पार्टिसिपेशन ऑफ मीडिया इन सोसाइटी। देखिए, मीडिया का कभी भी, मैं आपको बताता हूँ, मुझे मीडिया का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत है। मीडिया का कभी हेल्दी पार्टिसिपेशन नहीं हुआ सोसाइटी में। मीडिया का जो माइंडसेट है ना, वो एक गिद्ध की तरह है। गिद्ध मंडराता रहता है जब तक जानवर मरता नहीं है। आप 90% खबरें देखेंगे आपको नेगेटिव न्यूज़, क्योंकि नेगेटिव बिकती है न्यूज़, ठीक है ना। इतने लोग मर गए, ये हो गया, हाय हाय ये परेशानी हो गई, हाय हाय इकोनॉमी डूब गई, हाय हाय। जब तक अगर आप खुश हैं तो आपकी खुशी कम से कम अखबार से या टीवी से नहीं आ रही। टीवी देखेंगे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, इट्स लाइक अ फिक्स, इट्स लाइक शुगर, ठीक है। अच्छे प्रोग्राम्स भी होते हैं टीवी पे, अच्छे एंकर भी हैं, तो हर एक किस्म का मिक्स एंड मैच है। किसी का ये कहना है कि साहब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी मीडिया को क्या रोल, मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट को कुछ डिसाइड करने की जरूरत है किसी के लिए भी, कि कोई कैसा रोल प्ले करेगी। दे आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट, ठीक है ना। उनके अपने, पर मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि जो जर्नलिस्ट्स हैं वो जर्नलिस्टिक एथिक्स हैं उसको फॉलो करें बस। बाकी गवर्नमेंट छोड़ दीजिए, उसका कोई लेना देना नहीं है। बट जर्नलिस्ट एक्चुअली मोस्ट ऑफ देम आर गुड, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन देयर आर सम ऑफ देम, कुछ ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो अपने खुद के एथिक्स को फॉलो नहीं करते। न्यूज क्लिक इज अ केस इन पॉइंट, जिसके बारे में मैंने कल कवर करा था। अब ये कह रहे हैं कि न्यूज क्लिक जो है उसके लोगों को इसलिए अरेस्ट करा है क्योंकि मोदी डर, लोगों ने नाम ही नहीं सुना था न्यूज क्लिक का। जब ये पहले आया, इस बंदे का ये पूरा नाम आया, जो यूएस में रहता है बंदा, तब तो जाके मुझे पता लगा कि ऐसा कोई इंसान है और न्यूज क्लिक जैसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है। आप बताइए, आपने नाम सुना था कभी न्यूज क्लिक का? जिसका नाम ही नहीं सुना उससे कैसे खतरा है यार मोदी जी को या बीजेपी की सरकार को? कैसे खतरा हो सकता है? उसका नाम ही नहीं सुना, उसका नाम ही नहीं सुना। ये तो तब फंस गया जब ये प्रूव हो गया कि चाइना से उसने पैसे लिए थे प्रोपेगेंडा के लिए, तब जाके मामला ये पूरा हुआ। और चाइना से पैसे, देखे बात ये नहीं है, आप ये मत सोचिए कि वो मीडिया हाउस है इसलिए लोग उसको देखते हैं, इसलिए वो इस तरीके का प्रोपेगेंडा, ये नहीं होता। उसको चाइना ने 38 करोड़ रुपए दे दिए। आपने किसी जर्नलिस्ट को बोले कि तुम कहां पे काम कर रहे हो? अच्छा, उसने बोला साहब मैं उस टीवी चैनल में काम कर रहा हूं, ठीक है। तुम अगले 1 साल मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दूंगा, तुम अगले 1 साल कुछ नहीं करोगे, एक किस्म की न्यूज चलाओगे। तो न्यूज क्लिक से उसकी न्यूज नहीं जा रही, समझना मेरी बात। उसकी जो न्यूज है न्यूज क्लिक से नहीं जा रही, उसकी XYZ टीवी चैनल से जा रही है, जिसका रीच बहुत जबरदस्त है। न्यूज क्लिक का तो कोई रीच नहीं, हमने नाम ही नहीं सुना, जैसे मैंने बताया था। ये एक किस्म का जिसको कहते हैं कि हब एंड स्पोक मॉडल होता है ना, जिसमें एक हब होता है फिर स्पोक ऐसे। तो इसने कई लोग ऐसे पाल रखे थे, यहां से पैसा आया, उसने अच्छा तू ये करेगा, तू ये करेगा, तू ये करेगा, तू इस चैनल में है, तू एंकर, तू यहां का फायदा उठा, तू उस चैनल में, अच्छा तेरा ये यूट्यूब चलता बड़ा मशहूर है, तू ये कर, इस तरीके से। क्योंकि न्यूज क्लिक को तो कोई सुनता नहीं था। तो ये चीज है, दिस अकाउंटेबिलिटी इज अ मस्ट। और मैं ये भी नहीं मानता कि अगर हमारे कोई भी पत्रकार हैं तो पत्रकार ऐसा है कि भाई पत्रकार के बिना तो साहब ऐसा हो ही नहीं सकता, और इस तरीके की चीज़ें जो लोग कहते हैं ना कि मीडिया की आज़ादी। मीडिया की क्या आज़ादी यार? जो आपकी आज़ादी है, जो मेरी आज़ादी है, मीडिया की आज़ादी है। मीडिया कौन सा सुरखाब के पर लगे मीडिया में? अच्छा, दूसरा है जी ये प्योर पील स्किन केयर 9242, और जबरदस्त। ये कह रहे मेजर साहब, हरमन सिंह कपूर भाई एक रेस्टोरेंट चलाते हैं, कोविड में उन्होंने सारे कम्युनिटीज़ की हेल्प करी और उनका परिवार ने उनका बड़ा साथ दिया। मैं बर्मिंघम में रहता हूँ और मैं उनके काम की तारीफ करता हूँ। बहुत हम्बल और केयरिंग अप्रोचेबल बंदा है वो। तो बिल्कुल ठीक बात है, हरमन सिंह कपूर ने जो काम करा है हम उनको सल्यूट करते हैं यार। इज़ अ ग्रेट गाय, इज़ अ वेरी ब्रेव गाय। और जो उन्होंने करा है खालिस्तानियों के खिलाफ, तो इसके लिए बड़ा कलेजा चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। अभिजीत ये कह रहे हैं मेजर सर, आई स्टे क्लोज टू वेयर हरमन सिंह पाजी करंटली लिव्स इन लंडन एंड वाज सो टच्ड बाय हिज फैमिली एंड हिज विल टू फाइट फॉर द कॉज। ये कह रहे हैं कि मैं हरमन सिंह जी के पास रहता हूं, उनके आसपास, और उनके परिवार ने जिस कॉज के लिए लड़ रहे हैं तो मैं बहुत उससे प्रभावित हुआ हूं। आप ये कह रहे हैं कि कैन यू प्लीज सजेस्ट एडवाइस वेज इन विच वी कैन हेल्प वर्क विथ पीपल लाइक हरमन सिंह जी। देखिए, हरमन सिंह जी को अगर आप उनके घर जानते हो, कहाँ पे रहते हैं, तो उनसे जाके मिलिए और उनसे पूछिए
कि हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं, यही तो पूछ रहे हैं आप मुझसे। देखिए बात यह है कि 99% लोग खालिस्तान नहीं चाहते, 1% चाहते हैं। जो 1% हैं वो कैसे भी हों, लेकिन वो एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। 99% लोग इकट्ठा नहीं होते। जिस दिन आप इकट्ठा होने लगे ना, ये 1% कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये भारतीय यूथ हैं। हाय सर, आई एम हृदय फ्रॉम असम। हेलो हृदय जी। और ये सवाल ये पूछ रहे हैं कि मालदीव्स में एक प्रो चाइना पीएम आ गया है, प्रेसिडेंट आ गया है एक्चुअली, नॉट पीएम। इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा भारत मालदीव्स रिलेशन में? पता नहीं यार क्या पड़ेगा, देखिए टाइम लगेगा। अभी तो बोला है कि फॉरेन ट्रूप्स हट जाएं, लेकिन ये गुत्थम गुत्था चलती रहेगी। देखिए ये कभी होता है चेस में, ये चलता है बाजी, ये बाजी चाइना के बंदे ने जीत ली, अगला बाजी हमारा बंदा जीत लेगा। ठीक है, ये लंबा गेम है। इसको इस परिप्रेक्ष्य में मत देखिए कि अब ये आ गया है तो अब क्या होगा। नहीं, हमें यह प्लान करना है कि इसके बाद किसको वहां पे करवाना है कि जो कि भारत के प्रो और चाइना के खिलाफ हो। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।